जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कॉइल और एसी जनरेटर के बारे में। स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल या फिर कोई कंडक्टर रखा जाता है और उस कंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ के बारे में भी हमने ये जाना कि जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ या करंट उस कॉज को अपोज करेगा जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ है और इस लॉ को हम बोलते थे लेंज लॉ। बट बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रोटेट कराया जाए तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे एसी जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। सपोज दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स इस टाइप से हमने कंसीडर किए हैं। इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल रखी जाती है। अब मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ हैं तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। अब मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल इस टाइप से रखी जाती है और रखने के बाद इस कॉइल को इसकी एक्सिस पर, ये कॉइल की एक्सिस है, इस कॉइल को इसकी एक्सिस पर रोटेट कराया जाता है। क्लियर? जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेट करने पे क्या होगा कि इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या यूं कहें जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो धीरे धीरे चेंज होता रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जब इससे पास होने वाला चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि सपोज ये जो कॉइल है इट विल रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन मैग्नेटिक फील्ड अबाउट इट्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट। लेट वी कंसीडर एट एनी इंस्टेंट इट विल मेक एन एंगल थीटा। सिंपली वी कैन से at any instant normal to its plane। ये जो कॉइल है, कॉइल के जो प्लेन था, जो सरफेस थी उसकी प्लेन का से जो नॉर्मल था वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है एट एनी इंस्टेंट टी। कोई भी हमने एक इंस्टेंट मान लिया टी टाइम पे, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल क्रिएट करता है। अब एक सिंपल सी बात समझिए, जब हमने बात की मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ तो मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ में हमने पढ़ा था कि या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए या एरिया को चेंज कर दिया जाए या फिर एंगल को चेंज कर दिया जाए। तीनों ही मेथड से हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। इस कंडीशन में जब कॉइल रोटेट करेगी तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसका जो सरफेस था या जिसको हम एरिया वेक्टर बोल रहे थे, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा था उसके एंगल के चेंज होने के कारण होगा। कैसे होगा उसकी बात करते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू रोटेशन। कॉइल रोटेट कर रही है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है, ई इज इक्वल क्या होता है, ई इज इक्वल माइनस एन डी फाई बाई डी टी। क्लियर? और अगर हम वैल्यू की बात करें, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम मोड लगा दें तो ये माइनस का साइन आपका यहाँ से हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, E इज इक्वल एन डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे देखिए, जब कॉइल रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा। किस हिसाब से चेंज होगा उसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं।
अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो E इज इक्वल क्या होगा, N डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या होगी, B इंटू ए कॉस थीटा, B इंटू ए कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां पे देखिए B इंटू ए कॉस थीटा हो गया। अगर हम इसमें बात करते हैं तो एक कंडीशन कॉमन जो हमको मालूम है, कॉइल जब रोटेट करेगी तो जो ओमेगा होगा, ओमेगा इज इक्वल क्या होगा, थीटा बाई टी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका थीटा है वो कितना हो सकता है, ओमेगा इंटू टी। क्योंकि कॉइल रोटेट करेगी तो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू सॉरी ओमेगा इज इक्वल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी का। तो यहां से अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। अगर हम ये वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, जैसे ही हम ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल एन डी बाई डी टी, और अंदर क्या है, बी इंटू ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट जब हमारे बाहर आएंगे तो क्या बचेगा अंदर, उसकी बात करते हैं। अब देखिए अंदर की अगर हम बात करें तो E इज इक्वल B और A बाहर आ जाएगा तो N इंटू बी इंटू ए, ये रह जाएगा डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। अब देखिए कॉस ओमेगा टी का आप करोगे तो E इज इक्वल, डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है साइन, तो माइनस बी, तो एन बी ए है, एन बी ए, इसका क्या होगा कॉस ओमेगा टी का। देखिए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसको आप बाहर ले लीजिए, और एक सिंपल सी बात, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ईएमएफ है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ इसको लेके चलते हैं, तो E इज इक्वल क्या होगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये माइनस अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो यहाँ पे आने के बाद ये जो माइनस होगा आपका, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। क्लियर। ये वैल्यू आ गई आपकी ईएमएफ की, जो कॉइल के रोटेशन के कारण इंड्यूस होगा, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जब कॉइल रोटेट करेगी तो कभी फ्लक्स इससे कम पास होगा, कभी ज़्यादा पास होगा। दैट मीन्स जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, कभी ईएमएफ बढ़ेगा, कभी ईएमएफ कम होगा। तो अगर हम इंड्यूस होने वाले ईएमएफ के लिए, इंड्यूस होने वाले ईएमएफ के लिए बात करें तो फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ के लिए अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा, जब साइन ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। यानी कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो ईएमएफ भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए यहां पे आप मैक्सिमम ईएमएफ की बात कर रहे हो, तो मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू के लिए आपने क्या रखा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल 1, मैक्सिमम हो गया तो आपका क्या होगा, जो आपका मैक्सिमम ईएमएफ है जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू आप 1 रखते हो तो साइन ओमेगा टी 1, ईएमएफ हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम ईएमएफ को आपने रिप्रेजेंट किया है ई नॉट से, तो एन बी ए ओमेगा। अगर एन बी ए ओमेगा हम इसको कर लेते हैं तो देन फाइनली वी कैन से द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल बिकम्स E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी।
where E is the instantaneous value of EMF and E naught is the peak value। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, जब कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेट करेगी, मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइल है, इस टाइप से रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्स मिनिमम होगा। रोटेट करके जब इस टाइप से जाएगा फ्लक्स इंक्रीज होगा, ऐसा जाएगा फ्लक्स डिक्रीज होगा, फिर से ऐसा होगा फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो होगा क्या कि जब इसका रोटेशन होगा तो कभी फ्लक्स इंक्रीज होगा, कभी फ्लक्स डिक्रीज होगा, कभी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इंड्यूस होने वाले ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, रेगुलरली चेंज होगी। और रेगुलरली चेंज होगी, रेगुलरली चेंज होने के साथ ही साथ क्या होगा, जैसे ही कॉइल का रोटेशन, कॉइल का जो फेज है वो चेंज होगा तो ईएमएफ की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, ये ईएमएफ आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब ऐसा ईएमएफ जिसकी पोलरिटी आफ्टर हाफ साइकिल हर बार चेंज होती जाएगी। बट बेसिकली अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट हमने वही फॉलो किया है, E इज इक्वल माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू होती है बी इंटू ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी, रोटेशन के लिए हमने ये प्लेस किया, डिफरेंशिएशन किया, फॉर्मूला हमारे पास आया E इज इक्वल एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अगर हम इसकी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करें तो साइन ओमेगा टी 1 होता है। इन दैट केस जो आपकी पीक वैल्यू आएगी, पीक वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट इज इक्वल एन बी ए ओमेगा। क्लियर, एन बी ए ओमेगा वैल्यू रखेंगे तो फाइनली वी विल गेट ई इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें देखिए कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ की अगर हम बात करें, ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल, अब यहां पे समझिए, रोटेटिंग कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी जो वैल्यू है वो आई आपके पास E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, अगर हम इसमें कंडीशंस इंक्लूड कर लें, क्या कंडीशन इंक्लूड करते हैं, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज R, अगर हम ये मान लें कि कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, R है, देन जो आपकी कॉइल है उसमें करंट कितना होगा, करंट इन कॉइल आपको मालूम है I इज इक्वल होता है E अपॉन R। वैल्यू हम प्लेस करेंगे तो वैल्यू प्लेस करने पे क्या होगा, I इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। अब देखिए साइन ओमेगा टी को तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ई नॉट अपॉन आर को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, तो अगर रोटेटिंग कॉइल की बात करें तो रोटेटिंग कॉइल में रेजिस्टेंस के कारण जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट कितना होगा, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंड्यूस होने वाला ये करंट भी अल्टरनेटिंग करंट होगा क्योंकि ये करंट भी साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, तो सिंपली अगर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमने इस टॉपिक में या इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड किया। अब अगर हम बात करें इस ईएमएफ की कि ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी, या जो करंट इंड्यूस हो रहा है I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कहाँ करते हैं। देखिए ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये यूज किया जाता है आपका एसी जनरेटर में। आपको मालूम है कि जनरेटर में जब कॉइल को रोटेट कराया जाता है तो उसमें करंट डेवलप होता है जिस करंट को हम यूटिलाइज करते हैं। तो आइए समझते हैं कि एसी जनरेटर क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है। एसी जनरेटर, अगर हम एसी जनरेटर की बात करें तो सिंपली आपको मालूम है कि जनरेटर क्या है। जनरेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो वर्क है आपका इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने वाली कॉइल में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ पर बेस्ड होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट करेगी तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और सिंपली जब ये कॉइल रोटेट होती है तो रोटेशन में जो वर्क होता है या जो मैकेनिकल एनर्जी होती है रोटेशन के टाइम पे, वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, करंट डेवलप हो जाता है सर्किट में और उसी करंट को हम यूटिलाइज करते हैं। अगर हम बात करें एसी जनरेटर की तो बेसिकली आपको मालूम है एसी जनरेटर में जो होता है 4 पार्ट्स होते हैं। एसी जनरेटर के मेन पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। देयर आर 4 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर 1 इज फील्ड मैग्नेट। फर्स्ट वन इज फील्ड मैग्नेट। अब यहां पे देखिए फील्ड मैग्नेट की बात करें तो जो कॉइल होती है जनरेटर की, कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है उस स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक मैग्नेट यूज करते हैं। दैट मैग्नेट इज कॉल्ड फील्ड मैग्नेट और फंक्शन इसका यही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट है इसका आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल फील्ड मैग्नेट जहां रखी होती है वो जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मेटल के एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पर कॉपर के वायर्स को बाइंड अप करके, अब जैसे देख लीजिए ये फील्ड मैग्नेट थी, इसमें ये आपका रखा हुआ है फ्रेम पर, हमने इस टाइप से क्या किया है वायर्स को बाइंड अप करके एक रेक्टेंगुलर कॉइल तैयार की है। इसी कॉइल को बोला जाता है आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल का फंक्शन क्या है? आर्मेचर कॉइल इज फ्री टू रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड अबाउट इट्स एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होती है और ये कॉइल अपनी एक्सिस पे क्या करती है? रोटेशन के लिए फ्री है। ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। क्लियर? और जब ये रोटेट करेगी तो इसी कॉइल में ईएमएफ डेवलप होता है और उसी ईएमएफ को हम एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफर कर देते हैं या उसी करंट को हम एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम बात करें तो जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड वन इज स्लिप रिंग्स। जो आपकी आर्मेचर कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल के दोनों एंड्स पे, एक इनपुट और एक आउटपुट, दोनों एंड्स पे कॉपर या स्टील की 2 रिंग्स लगे होते हैं जिनको स्लिप रिंग कहा जाता है। जैसे देख लीजिए ये लगा हुआ है, एक रिंग ये लगा हुआ है और एक रिंग ये लगा हुआ है, ये रिंग R1 और ये रिंग R2। इनका फंक्शन क्या है? ये रिंग आर्मेचर कॉइल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं या जितना भी करंट है वो इन्हीं रिंग्स के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफर होता है। ये रिंग एलॉय के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एलॉय जो होता है वो हार्ड होता है और इसके अलावा जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इसमें जो एलॉय होगा, एलॉय में जो हीट जनरेट होगी ड्यू टू द रोटेशन, उसके कारण इसमें जो एलॉय होता है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो इसमें हीट का कोई ज़्यादा इफेक्ट समझ में नहीं आता। क्लियर? इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टील या एलॉय के रिंग्स यूज करते हैं। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट होता है इसका कार्बन ब्रशेज। कार्बन ब्रशेज, कार्बन ब्रशेज क्या है? आप यहां पर देख लीजिए, जो आपके स्लिप रिंग्स हैं, दोनों रिंग्स से ग्रेफाइट के 2 ब्रश लगे होते हैं जो एक्सटर्नल सर्किट को इन रिंग्स से कनेक्ट करते हैं। देख लीजिए ये ब्रश B1 और ये ब्रश B2। क्लियर? 2 रिंग लगे होते हैं, 2 ब्रश लगे होते हैं और ये जो ब्रश होते हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं और यही ग्रेफाइट ब्रश क्या होते हैं? करंट को आर्मेचर कॉइल से एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी आपको मालूम है कि इसका जो वर्किंग है या इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन द EMF principle, based on
EMF induced in rotating coil, clear? And these are the four parts. अब अगर हम बात करें कि ये जो AC जनरेटर है, इस AC जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है, ये वर्क कैसे करता है, कैसे करंट डेवलप होता है, तो उसके लिए देखिए, जैसे आपका ये एक स्ट्रक्चर है AC जनरेटर का, जिसमें फील्ड मैग्नेट है, आर्मेचर कॉइल है, रिंग्स लगे हुए हैं, ब्रशेस लगे हुए हैं। अब मान लीजिए जो आपका रिंग है, ये जो आपका कॉइल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। अब देखिए जब ये रोटेट करेगा, ये कौन सा है, ये A, ये B, ये C, ये D। अब देखिए जब ये रोटेट करेगा तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, AB ऊपर जाएगा, CD नीचे जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, AB किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर हम इस लॉ से देखें तो इस लॉ से क्या होगा, इस तरीके से देख लीजिए, ऊपर जा रहा है। अब इसमें जो करंट होगा अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जब ये रोटेट करेगी कॉइल, अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, क्या होगी इसकी वर्किंग वो समझ लीजिए। वर्किंग में देखिए, पहले स्टेप की अगर हम बात करें, व्हेन AB गोज अपवर्ड, एंड CD गोज डाउनवर्ड। अब देखिए कॉमन सी बात है कि जब AB ऊपर की तरफ जाएगा तो CD किधर जाएगा, नीचे की तरफ। कॉइल इस टाइप से रोटेट करेगी, एक फेज ऊपर जाएगा, एक फेज नीचे जाएगा। अब इस सिचुएशन में अगर हम राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करें, तो राइट हैंड रूल यूज करने पे क्या होगा, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस R2 से R1 की तरफ होगी। दैट मीन्स जो करंट होगा आपका A2B, B2C, C2D, इस टाइप से फ्लो होगा। क्लियर? A2B, B2C और C2D। करंट जो होगा, करंट की जो डायरेक्शन आएगी इसमें, इस सिचुएशन में आपका जो करंट होगा वो होगा आपका A2B, B2C, C2D। कॉइल में इस टाइप से फ्लो होगा। अब यहां पे देखिए, आफ्टर हाफ साइकिल, आधे साइकिल के बाद क्या होगा, CD विल गो अपवर्ड। आधे चक्कर के बाद क्या होगा, आफ्टर हाफ साइकिल CD goes upward and AB goes downward, अब देखिए CD ऊपर जाने लगा, AB नीचे जाने लगा, यानी कि जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। अगर हम फिर से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अब की बार जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, D से C, C से B और B से A। अब इस सिचुएशन में देख लीजिए, इफ वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द कॉइल, देन फॉर ईच हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विल चेंज फ्रॉम A to B, B to C और C to D। पहले हाफ में ये था, सेकेंड हाफ में चेंज हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, और सिंपली जब इसकी वर्किंग की बात करते हैं, तो व्हेन द कॉइल विल रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द change in flux, and the direction of current for previous half cycle is from A to B, A, B, C, D, and for the next half cycle the direction is D, C, B, A. So we can say that in the generator, when the coil will rotate between the field magnet, poles of field magnet, then the direction of induced current in the coil will reverses after each half cycle. That means the current in the coil is of alternating nature. सिंपली अगर हम बात करें तो हर आधे साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि कॉइल में जो करंट आपका डेवलप हुआ है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है। क्लियर? और अल्टरनेटिंग नेचर का करंट जब इसमें डेवलप हो रहा है, देन
we know the current induced in the coil is given by, sorry, the EMF induced in the coil is given by E is equal E naught sin omega t, and जो करंट डेवलप हो रहा है इसमें that is given by I is equal I naught sin omega t. क्लियर? तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी वर्किंग या इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा टेंशन हमको लेना नहीं है, हमने ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। मेन है इसका प्रिंसिपल ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल, 4 पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट वन इज द फील्ड मैग्नेट, सेकंड वन इज द आर्मेचर कॉइल, थर्ड वन इज द स्लिप रिंग एंड फोर्थ वन इज द कार्बन ब्रशेस, एंड ये इसकी वर्किंग है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अल्टरनेटिंग करंट। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।